जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आप में से कई मुझे जान गए होंगे, नहीं जानते तो मेरा नाम जान लो। मेरा नाम जय है और मैं मिनिस्ट्रियल के पोस्ट पे सीआईएसएफ में सेलेक्टेड हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा हमारे जो भी भाई-बहन जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बीएसएफ की जो बहाली आई है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या इन फ्यूचर मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड कोई भी भर्ती आती है, तो दोस्तों उसमें यदि आप जाते हैं तो ये सबके लिए लाभदायक होगा। तो क्योंकि देखो मेडिकल करने का एक ही गाइडलाइन है और वो गाइडलाइन आप देखोगे गूगल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा सीएपीएफ मेडिकल गाइडलाइन। उसमें मेडिकल और रीमेडिकल दोनों से रिलेटेड गाइडलाइन है, काफ़ी बड़ा है। मैं ऐसा पीडीएफ उसका ड्राइव मैं सेव करके उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहे वहाँ से पढ़ सकते हैं, पर बहुत बड़ा है। देखो दोस्तों इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपके मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी समस्या है वो सब बता दूंगा। मैं ये भी बता दूंगा कि दोस्तों आपका हर चीज़ रखा रह जाएगा। आपका स्किल टेस्ट, आपकी अच्छी टाइपिंग, आप पढ़ाई में अच्छे हो, ये रखा रह जाएगा यदि आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो, क्योंकि यह एक बहुत ही मेजर पार्ट, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि इससे भी गुजर के जाना ही, और ऐसा नहीं है कि सभी पास हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ गलती के कारण आप फेल हो जाओगे। मैं आपको वो गलती करने से बचाऊंगा और कुछ आप में यदि डिफेक्ट है आप उसको सुधारो या उससे कैसे बचो दोस्तों उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए वीडियो स्किप मत करना, वीडियो लंबी होगी, मैं बता रहा हूँ। आप इसको तेज करके देख लो वीडियो को, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपने इस वीडियो को देख ले। मैं पक्का ये कहता हूँ यूट्यूब के इतिहास में उठा के देख लेना, इतनी अच्छी जानकारी आपको मेडिकल के बारे में कोई नहीं देगा, ये मेरा दावा है। अब देखो दोस्तों एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखेंगे। देखो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मेडिकल एक गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ता है। एक सबसे पहले मैं पॉइंट क्लियर कर दूं आप लोगों को। देखो सबसे पहला जो होता है आपका डीएमई होता है। यदि आप इसमें अनफिट हो गए यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यदि अनफिट हो गए तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप प्रोसीड करते हो और इसमें जाके पास करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि आप मेडिकल में गए, आपको डॉक्टर वहाँ पे लिख देगा कि आप अनफिट हो गए, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं अपने मन से नहीं कर सकता। अनफिट अनफिट कर देगा और अनफिट कर देने के बाद उसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि किसके लिए अनफिट किया है। तो आपको एक पेपर देते थे, आपको वो पेपर लेके आना पड़ता था घर पे, और उसके बाद अपने बगल के या किसी भी डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है जिस चीज़ में आपको अनफिट किया है उसके डॉक्टर से आप लिखाओगे। वो डॉक्टर बकायदा लिख के देगा कि नहीं इसको ऐसी कोई भी समस्या नहीं है, ये जो लड़का है यह बिल्कुल भी फिट है। उसके बाद आप स्पीड पोस्ट से भेजते थे या भेजना होता था, जैसे कि मैंने भेजा था, वहाँ से फिर आपको दोबारा बुलाया जाता था रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन अब क्या कर दिया गया, डीएमई यदि आप अनफिट हो गए तो पहले क्या होता था, रीमेडिकल के लिए कोई अप्रोच करता नहीं था। बहुत कम लोग होते थे जो अप्रोच करते थे, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते थे और ज़्यादातर 90% लोग फिट हो जाते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब सबको डीएमई में जिसको छांटेगा वो सबको रीमेडिकल में जाना पड़ता है। ऐसे आपसे पूछा जाता है, ओपिनियन लिया जाता है, आप चाहते हो तो वहाँ पे फॉर्म भर दो, तो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आज आप अनफिट हुए और अगले दिन, पहले क्या था 1.5-2 महीना का प्रोसेस लग जाता था रिव्यू मेडिकल में, अब आज ये हो गए अनफिट हो गए तो आपको 7 दिन के अंदर में या 10 दिन डिपेंड करता है, इतने दिन के अंदर में आपको फिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यह मेडिकल का। अब देखो ये जो मेडिकल में सबसे पहले जो डॉक्टर आते हैं जो डीएमई देखते हैं, ये ऐसा नहीं होता है कि किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे हो सकता है ये कार्डियोलॉजिस्ट हो, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट हड्डी से रिलेटेड चीज़ों को कैसे बता पाएगा पूरे परफेक्टली, तो वो पूरा परफेक्ट नहीं होता किसी चीज़ में। आँख के बारे में कैसे बता पाएगा अच्छे से, कान के बारे में, नोज के बारे में, वेरिकोज वेन के बारे में कहाँ से वो बता पाएगा, हर चीज़ के बारे में, हेमोग्लोबिन वगैरह इन सब के बारे में कैसे बता पाएगा। तो दोस्तों वो नॉर्मल फिजिशियन होते हैं, वो बेसिकली ऊपर ऊपर चीज़ों को देखते हैं और वो अनफिट कर देते हैं। जब तो अनफिट कर देने के बाद जब आप रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में जाते हो तो वो आप जाते हो जिस चीज़ में अनफिट किया है उसके स्पेशलिस्ट के पास। जैसे आपको यदि बीपी के लिए अनफिट किया है तो बीपी का संबंध है दिल से, और दिल के संबंधित डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास वो रेफर कर देगा। बाद में वो कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो अपना ओपिनियन देता है और ओपिनियन के बेस पे आपको फिट या अनफिट करता है। क्लियर है? अब देखो ये भ्रम बिल्कुल भी निकाल दो कि जो डॉक्टर है वो अपने मन से कुछ भी कर देगा। एक और चेतावनी, आप यदि डीएमई में जाते हो या आरएमई में आपसे पैसे मांगे जाते हैं, गलती से भी मत देना दोस्तों, सबको फेस करना पड़ता है। हमसे भी, मेरे से भी मांगा गया था, मैं भी अनफिट हुआ तो मैं भी री मेडिकल में पास हुआ। मैं आपको बताऊंगा री मेडिकल में जाने का क्या अनुभव था। डरा हुआ इंसान रहता है लेकिन फिट हो जाता है। पैसा बिल्कुल मत देना, याद रखना, फिट रहोगे तो फिट होगे, अनफिट रहोगे तो अनफिट करेगा, ये बात हमेशा याद रखना।
आपको कोई भी फिट नहीं कर सकता यदि आप अनफिट हो, लेकिन यदि आप फिट हो तो आपको कोई अनफिट भी नहीं कर सकता। ये भी जान जाना, कोर्ट केस करके आप आ जाओगे डिपार्टमेंट में। चलो दोस्तों, अब आइए, अब हम एक-एक करके देखते हैं। देखो, जब सबसे पहले मेरा जो हुआ था मेडिकल, देखो हर चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना जान जाओ रांची में मेरा था मेडिकल। रांची में सबसे पहले दोस्तों जब हम गए वहाँ पे, तो देखो डॉक्टर को कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। अब वो डॉक्टर टेस्ट क्या करता है, हो सकता है कि आपका 1 दिन में मेडिकल का, हालाँकि 1 दिन में होता नहीं है किसी का, आप बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा संख्या है डिपेंड करता है। मैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ का हूँ तो बहुत कम संख्या में लोग लड़के जाते हैं, जीडी के लिए जाओगे तो बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं। तो क्या मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो जाते हैं, मतलब आप भी जाओगे तो कम सीट होता है, तो कम सीट रहने की वजह से आपका 2 या 3 दिन के अंदर मेडिकल हो जाता है। बाकी जीडी में तो मैं सुनता हूँ 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन लोगों को लग जाता है वहाँ जाके। तो ऐसे दोस्तों 2-3 दिन आप मान लो आपको लगेगा। जब आप जाओगे वहाँ पे तो वो डॉक्टर पे निर्भर करता है, कुछ बेसिक सा टेस्ट करना ज़रूरी होता है। सबसे पहला टेस्ट, तो दोस्तों देखो, वो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन क्या कर लेता है, वो दोस्तों हेमोग्लोबिन का जाँच करेगा, आपके यूरिन का जाँच करेगा और चेस्ट का एक्स-रे कराएगा। ये कौन करेगा? डॉक्टर। अरे नहीं, यहाँ नहीं करेगा, किसी नज़दीकी अस्पताल में कराएगा। जनरली वो जो अस्पताल होता है वो सीजीएचएस पैनल पे होता है और वो सरकारी रेट से पैसे लेता है, आपको नहीं देने पड़ते, वो सरकार देती है खुद से। तो सभी लड़कों को दोस्तों वहाँ भेजा जाता है। और एक और भ्रम, आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि आपको मान लो डॉक्टर को लग गया कि आप आँख में अनफिट हो गए तो आपको वहीं से छाँट के भगा देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये याद रखना। पूरा मेडिकल करा जाएगा आपका पूरा, और जो-जो कमी होगी उन सबको बाद में लिख के दिया जाएगा कि इसमें आप अनफिट हो। ये बात हमेशा याद रखना, कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मुझे नौकरी में मान लो सबसे पहले चेक करना शुरू किया, नौकरी, कहीं नौकरी में छाँट दिया उसके बाद मेरा क्या? अरे भाई, उसके बाद आगे का सारा मेडिकल आपका किया जाएगा, ठीक है? तो देखो, तो दोस्तों वो क्या करते हैं वहाँ पे जाकर के हेमोग्लोबिन का जाँच, एक दोस्तों यहाँ पे नहीं है, एचआईवी का भी जाँच करते हैं वो, एचआईवी, और उसके बाद ये सभी बेसिक से जाँच करते हैं। उसमें दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हेमोग्लोबिन ये सब चीज़ आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज 12 से 16 है, याद रखना 12 से 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो दोस्तों आपको उस समय के लिए डीएमई के लिए, डीएमई में आपको अनफिट कर देगा, पक्का कर देगा, टेम्परेरी अनफिट कर देगा। देखो डॉक्टर पर निर्भर करता है, यदि डॉक्टर को लगेगा कि नहीं सही है तो ठीक है, तो डीएमई में आपको, और याद ना डीएमई में यदि बच गए तो दोस्तों री मेडिकल में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन गलती से आप में कोई डिफेक्ट है उस चीज़ को लेकर के और आपको आरएमई मिल गया है तो दोस्तों याद रखना, आपके छंटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बारीकी से जांच करता है डॉक्टर, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना। आपको जैसे आँख में यदि दूर-दूर से आपने पढ़ दिया हर चीज़ को, आपने चाहे लेज़र करा के पढ़ दिया, चाहे जैसे भी पढ़ दिया तो ठीक है। यदि गलती से आप यदि नहीं पढ़ पाए और आपको री-मेडिकल मिल गया, तो दोस्तों मैं पक्का बताता हूँ, आप जब री-मेडिकल में जाओगे, पक्का डॉक्टर अनफिट कर ही देगा। इसलिए क्योंकि आप में वाक़ई में डिफेक्ट है, और डिफेक्ट नहीं रहेगा तो क्यों करेगा अनफिट? लेकिन री-मेडिकल में दोस्तों पता चल जाता है, ये बात याद रखना। तो ये देखो, अब देखो नॉर्मल रेंज है, यहाँ टेम्परेरी अनफिट करेगा, लेकिन जब आप दोबारा, लड़की यदि रहे तो 10 से 14 ग्राम होना चाहिए प्रतिशत में। लेकिन अब देखो जो लड़की रहेंगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, जो लड़कियाँ हैं उनके लिए 14 तक अधिक है मैक्सिमम, और मिनिमम 10 है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, 12 ग्राम लड़के में यदि 12 से कम है या लड़की में 10 से कम है तो उनको अनफिट कर दिया जा सकता है। ये डॉक्टर पे छोटी-मोटी चीज़ें निर्भर भी करती हैं। री-मेडिकल में भी जाने पे जनरली इससे कम, या जो पॉइंट सबसे मैक्सिमम है 16, उससे ज़्यादा हो जाने पर आपको अनफिट कर देंगे डॉक्टर, ठीक है? आप अनफिट हो जाओगे। इसीलिए हेमोग्लोबिन दोस्तों अपना बरकरार रखना, जाने से पहले आप ये जाँच करा सकते हो। सीवीसी नाम का एक जाँच होता है, उसमें सब निकल जाता है, ठीक है? अब देखो ये जो यूरिन आप देख रहे हो, तो यूरिन में आपको देखा जाएगा कि यूरिन में प्रोटीन का मात्रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मात्रा है मतलब आपका किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? उसके बाद आप देखना इसमें शुगर का मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब डायबिटिक पेशेंट हो आप। हालाँकि शुगर की जाँच कहीं नहीं होती है, तो इसके लिए भी इनको कुछ लगेगा, आपका ब्लड नहीं आना चाहिए, मतलब यूरिन में जो भी है इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं मिलना चाहिए इन सभी चीज़ों में, तभी जाके आप फिट होगे। एक तीसरा दोस्तों बेसिक सा सबका किया जाता है, एक्स-रे का जाँच किया जाता है। ये एक्स-रे कराया जाता है आपका सामने से। इससे ये पता चल जाता है कि अंदर में आपने कोई भी बाहरी चीज़ नहीं लगाया, चाहे स्टील हो गया, चाहे कुछ भी नहीं लगाया है। क्योंकि यदि कोई बंदा ये लगाता है, तो वो अनफिट मान दिया जाता है, उसको अनफिट कर दिया जाएगा। अगला, दूसरा इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, यदि आपने किसी भी तरीके का सर्जरी किया है तो डीएमई से 3 महीने पहले तक का होना चाहिए। ये याद रखना, डीएमई से 3 महीने पहले का ही सर्जरी होना चाहिए।
चाहे दाग हो, चाहे नहीं हो, यदि दोस्तों उसको पता चल गया कि ये विदिन 3 मंथ डीएमई के विदिन 3 मंथ में आपने सर्जरी कराया है, तो दोस्तों वो पक्का अनफिट कर देगा आपको। ये बात याद रखना, ठीक है? चाहे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा लो, छोटे-मोटे ऑपरेशन घाव का या कुछ भी ऑपरेशन हो रखा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीना मतलब डीएमई से 3 महीने के अंदर का नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का रहे तो चलेगा। अब सवाल ये है कि आप जब जाते हो वहाँ पे तो आपसे पूछते हैं कि भैया आपका ऑपरेशन हुआ है? तो आपको एक अंडरटेकिंग भी साइन करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा हुआ था ऑपरेशन या नहीं हुआ था। तो आप वहाँ पे यदि बताते हो कि हाँ भाई हुआ था, जनरली बताना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पूरा नंगा कर देते हैं सब चीज़, हर चीज़ देखते हैं, पूरा शरीर का हर हर पॉइंट दिख जाता है वहाँ पे। तो कटा-छटा हर चीज़ दिख जाएगा तो उनको पता चल जाएगा और जब भी उनको डाउट होता है वो अल्ट्रासाउंड करके ऐसे ही पता कर लेंगे। सर्जरी हुई है बेशक आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक सीक्रेट बताता हूँ, कभी भी बताना ये लिख के बता देना कि हाँ भाई इतने तारीख को हुआ था मेरा ऑपरेशन, पर पर्ची नहीं है। यदि पर्ची रहा और विदिन 3 मंथ के अंदर तुमने ऑपरेशन कराया और दाग नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से पता लगा लेगा कितना पुराना है? नहीं पता पता कर ही नहीं पाएगा। अब आजकल इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो वहाँ पे दिमाग लगाना और पर्चा देना मत, पर्चा दे दिए तो छँट जाओगे। तो ये सब सीक्रेट बात है। मैं अपने सामने देखा हूँ जिन्होंने पर्चा दे दिया, वो छँट गए और जिन्होंने पर्चा नहीं दिया और उस पीरियड 3 महीने के अंदर में ऑपरेशन कराया था, पता चल नहीं रहा था कि ऑपरेशन किया हुआ है, बच गया वो, ठीक है? पाइल्स, यदि पाइल्स रहेगा तो नहीं बचोगे। पाइल्स रहोगे, छोटा-मोटा भी रहेगा, अनफिट हो जाओगे। यदि है, अभी ऑपरेशन करा लो, अभी आपके भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम अभी 9 महीने लगेंगे, 8 से 9 महीने। 7 महीना, 8 महीना आपका तो कम से कम लगेगा। उतने दिन के अंदर आपका घाव सब भर जाएगा, चिंता नहीं करो। मेडिकल होने में कम से कम साल लगेगा। साल नहीं लगेगा यार, 7-8 महीना लगेगा उसमें भी। तो दोस्तों उतना कर लो, यदि है तो। सोचोगे छोटा-सा है, बच जाऊँगा, डीएमई में अनफिट कर देगा, गारंटीड अनफिट करेगा और री-मेडिकल में तो पक्का अनफिट कर देगा। इसीलिए यदि है पाइल्स-वाइल्स तो अभी ऑपरेशन करा लो। तो ये हो गया सर्जरी से रिलेटेड, ये इसमें नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। अब देखो दोस्तों एक्स-रे में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप चाहो तो पढ़ लेना। देखो किसी भी तरीके का डिफेक्ट आपके एक्स-रे में नहीं पकड़ा जाना चाहिए, यदि पकड़ा जाता है तो भैया अनफिट हो जाओगे, बता दे रहा हूँ। ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब देखो जनरल एग्जामिनेशन डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आई और विजन का देखते हैं। आई से रिलेटेड सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, डिस्टेंट विजन का टेस्ट करता है। क्या है? डिस्टेंट विजन, कि कहीं आपको मायोपिया या हाइपरमाइट्रोपिया तो नहीं है। देखो आपका आंख जो होना चाहिए वो दोनों 6/6 होने चाहिए, दोनों 6/6 यदि रहे तो एकदम परफेक्ट है। लेकिन कम से कम आपका दाहिना जो मास्टर आई है, जैसे आप निशाना लगाओगे, मास्टर आई आपका राइट वाला ही होना चाहिए। आंख राइट वाला मास्टर आई है, ये 6/6 ही चाहिए, बाकी बायां वाला हार्डली 6/9 तक चल जाएगा, लेकिन इससे कम रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये याद रखना। अब देखो ये सब नापने के लिए डॉक्टर के पास क्या क्या उपाय है। सबसे पहले एक तो डिस्टेंट विजन नापता है, आपको कुछ दूरी पर खड़ा कर देगा, 10 से 12 फुट की दूरी पर खड़ा कर देगा। जनरली एक इस तरीके का दोस्तों ऐसे क्यूब वाला बना हुआ एक टेबल सा आता है, आप देखो इस तरीके का, इस पे ए बी ऐसे थोड़ा छोटा और छोटा और छोटा ऐसे करके लिखा रहता है। डॉक्टर इस पे क्या करता है, ऐसे स्टिक लगा लगा के आपसे पूछता है कि ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, आपको पढ़ना पड़ता है। ये थोड़ी दूरी पे, तो ये तो हो गया 10 से 12 फुट की दूरी से आप पढ़ रहे हो, यदि पढ़ लिया मतलब आपको दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं परफेक्टली, ठीक है। यदि आप नहीं पढ़ पाए तो दोस्तों यदि वाकई में दिक्कत है तो लेजर करा लो, लेजर करा लोगे नहीं पता चलेगा वहाँ पे, क्योंकि डीएमई में डॉक्टर उतना नहीं पकड़ पाता, री मेडिकल वाले तो पकड़ नहीं पाते स्पेशलिस्ट, तो नॉर्मल डॉक्टर क्या ही पकड़ लेगा। तो लेजर करा लेना, कई लोग कराते हैं, आप आराम से करा लो, लेजर करा लोगे वहाँ पे तो सभी, कई साथी मेरे करा करके आए, भर्ती हो गए, उनकी कोई नहीं पूछा उनसे। तो दोस्तों ये क्या है, डिस्टेंट विजन होगा। अब देखो अब एक होता है नियर विजन, तो नियर विजन के लिए आपको एक बुक देता है, उनके पास एक बुक रहता है, इस बुक में मैं बता रहा हूँ एकदम एक नॉर्मल लेटर भी लिखा रहता है और इतना छोटा छोटा लिखा रहता है कि वो एक नॉर्मल आंख को ही दिखेगा, वो सभी को नहीं दिख सकता। जिसका आंख नॉर्मल है, 6/6 है, वही देख सकता है, इससे नीचे वाले लड़के नहीं देख सकते। और वो भी डायरेक्ट दोनों आंखों खुली रख के नहीं पढ़ाता, वो एक आंख बंद कर देता है फिर दूसरी आंख को बंद कर देता है, बारी बारी से दोनों आंखों को चेक किया जाता है, तो बहुत बारीकी से आंख को चेक किया जाता है। और री मेडिकल में सबसे ज़्यादा, मतलब मेडिकल या री मेडिकल में सबसे ज़्यादा छटते दोस्तों यहीं पे है लड़के, इनका तो कोई उपाय ही नहीं है। फिर भी यदि मान लो डिस्टेंट
डिस्टेंट और नियर विजन का दिक्कत है, आप लेजर करा के चले गए, आपने पढ़ दिया, वो बिल्कुल रीमेडिकल में भेजेगा नहीं, स्पेशलिस्ट देखेगा नहीं, पता चलेगा नहीं, ठीक है। अब देखो दूसरा एक आता है कलर विजन, जो सुनते हो ना आंख में छट गया, तो दोस्तों आंख में ही तो लड़के रीमेडिकल में छटते हैं, ठीक है। रीमेडिकल में लड़के जो मेनली छटते हैं वो आंखों में छटते हैं और हेवी वेट में छटते हैं, वजन में भी छटते हैं, ठीक है, टैटू में छटते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये सारा चीज़ है। तो देखो उसके बाद देखो यहाँ पे एक होता है कलर विजन। तो कलर विजन का दोस्तों जो टेस्ट होता है, कलर ये सब कराते हैं, अब डॉक्टर पर डिपेंड करेगा कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा। ये देखो कलर विजन, कलर विजन के लिए दोस्तों उनको एक बुक उनके पास रहता है, ब्लैक कलर का मोटा सा किताब रहता है, उस किताब में अलग अलग अलग, आप जानते हैं लाल हरा दिखता है कलर विजन से, जो अफेक्टेड लोग होते हैं उनको जेनेटिकल डिजीज है, इसका कोई उपाय नहीं है। उसमें गोल 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 इस तरीके से करके अलग अलग रंग से करके ना ऐसे गोल सा बना रहता है, इस बीच में ना ऐसे ऐसे करके 6 लिखा रहेगा, आपको ऐसे पढ़ना पड़ता है। आप यदि पढ़ दे रहे हो मतलब आपका कलर विजन जो है करेक्ट है, यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपका डिफेक्ट है कलर विजन में। तो दोस्तों इसका तो कोई उपाय ही नहीं, वो तत्काल प्रभाव से आपको वहीं पे अनफिट कर देगा, ठीक है, इसका तो कोई उपाय ही नहीं है। हालांकि रीमेडिकल इसको भी मिलता है, ऐसा नहीं है, ये भी जाता है। कलर विजन के भी अलग अलग कैटेगरी है, तो कलर विजन की भी अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी में आप आते हो तो आप फिट हो जाओगे। कलर विजन की भी अलग अलग कैटेगरी है, ये मत सोचना कि आपको कलर विजन है तो आप अनफिट ही हो, कुछ हद तक कुछ एक्सक्यूज दिया जाता है, मतलब कलर विजन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी में आपको वहाँ पे एक्सेप्टेड है, ये याद रखना, ठीक है। तो वो जाते हैं जनरली, उनको आरएमई मिलता है और आरएमई में वो फिट हो जाते हैं। अब देखो ये हो गया दोस्तों आंख से रिलेटेड। तो कुल मिला के बात ये है कि यदि आप डीएमई में फिट हो गए तो हो गए, और यदि अनफिट हो गए तो दोस्तों आपको कोई भी फिट नहीं कर सकता। अब देखो आंख का हो गया। कान देखो, कान में दोस्तों जनरली अपना कान साफ करा के जाना पड़ता है। कान आपका बहते हुए नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें से कुछ भी बाहर जो गंदगी से आता है वो नहीं आते होना चाहिए, यदि दिखेगा तो अनफिट कर देगा, ठीक है। ईयर ड्रम को चेक करता है, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, देखो ये रहा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको कान में डाल करके देखता है, दूर दूर से बोल करके देखता है। जनरली दोस्तों इतना तो चेक नहीं होता है, ऐसे हमारे में तो नहीं, हमारे डॉक्टर ने उतना किया था, डॉक्टर पर डिपेंड करता है। इसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो चेक करने के लिए। तो आपके कान यदि किसी भी तरीके का हल्का भी बहरापन है उसको लग जाएगा तो अनफिट कर देगा, ठीक है। तो कान के लिए बेसिकली यही सारा चीज़ है। कान में ऑपरेशन, छेद जो होता है ना ईयर ड्रम, उस पर छेद नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन यदि किया है तो वो पुराना होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये सब दिक्कत नहीं होने चाहिए कान में, हालांकि बेसिकली कान में कोई अनफिट नहीं होता है। अब देखो, अब यहाँ पर आप देखोगे नोज, जो नाक होता है उस नाक में देखो क्या नहीं होना चाहिए, ये देखो नोज में जो साइनस होता है, ये जो मांस बढ़ जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपके नाक में। और इसी तरीके से देखो अब ओरल कैविटी, देखो दोस्तों कई दोस्तों का देखो ये गलती से ये नोज आ गया है, ये ओरल कैविटी होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नोज हटा दो इसको। तो ये क्या दोस्तों, ये ओरल कैविटी है। अब देखो इसमें दोस्तों हम जानते हैं हमारे दांत कितने तरीके के होते हैं, आईसीपीएम, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, देख सकते हो आप टाइप, ये मोलर टीथ है। तो इन सब की संख्या दी गई है। आप देखो ऊपर में जो ऊपर वाला 16 और नीचे वाला 16, 16 16 32, देखो 4 2 4 2 6 4 10 और 6 16, ठीक है। तो एक ऊपर में मोलर, प्रीमोलर और कनाइन, इनको कितना कितना पॉइंट दिया जाता है। जैसे इंसीजर आपका 1 पॉइंट दिया जाएगा, ऊपर में कितना है 4 है, क्या है 4 है, तो ऊपर का या नीचे का ये पॉइंट देखा जाता है जनरली। तो दोस्तों आपका टोटल पॉइंट आप देखेंगे तो ये हो जाता है टोटल 22। और याद रखना कम से कम कितना पॉइंट आपको लाना पड़ेगा, 14 पॉइंट होना चाहिए। 14 पॉइंट यदि नहीं है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। कुल मिला के बात यही है, जो मोलर टीथ है यही लोगों का खराब होता है, जनरली लोग इसी को भरवाते हैं। यदि आपका दांत भरा हुआ है, हो सकता है डीएमई में अनफिट कर दे, लेकिन आप रीमेडिकल में फिट हो जाओगे बिल्कुल। देखो आपका इंसाइजर यदि सारे टीथ हैं तो इसको गुना में इतना कर लेना। ऐसे ही दोस्तों कैनाइन है, कैनाइन आपका ऊपर वाले में 2 है या नीचे वाले में 2 है, तो उसको 1 से गुना कर लो, ठीक है। एक एक पॉइंट मिलता है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, उस हिसाब से देखो 2 है तो 2 गुना 1 किया तो 2 आ गया। तो इन सब पे एक एक नंबर है, लेकिन जो मोलर टीथ होता है जो पीछे वाला, ये सब ये जो देख रहे हो ना 3 और 3 साइड में, 3 इधर 3 इधर 6, तो 1 पे 2 पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों 1 भी गया हुआ है वहां से, तो समझो कटा हुआ है आपका। अब उसकी जगह कोई और टीथ आपने लगा रखा है कबड़वा के, उखड़वाना मत। उखड़वा लिया तो बात अलग है, लेकिन ये सब मोलर वाला टीथ कम से कम उखाड़ना मत,
क्योंकि उखाड़ दिए तो दोस्तों इसका सीधा-सीधा आपको अनफिट कर सकता है इसके लिए। लेकिन कम से कम 14 पॉइंट होना चाहिए। 14 पॉइंट कैलकुलेट करने का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हो। देखो दोस्तों, उसके बाद हम नीचे आते हैं तो जो गर्दन है, गर्दन, इस गर्दन में किसी तरीके का सूजन नहीं होना चाहिए। पूरे शरीर में देख लो, पूरे शरीर में आपको कोई स्किन डिजीज उस तरीके का नहीं होना चाहिए। जैसे कई हमारे दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम होता है विटिलिगो। देखो दोस्तों, जो सफ़ेद दाग है ये यदि होता है किसी को तो उसको वो अनफिट कर देता है। इससे ये कई लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में, विटिलिगो है तो आपको अनफिट कर सकता है वो। फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास री मेडिकल में जाइएगा, उसको लगेगा कि विटिलिगो नहीं है, या उसको लगेगा कि इसका कोई फौज से कोई रोल नहीं है, या जो भी है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन आप 99.9% मान लो कि आपको विटिलिगो यदि है, यदि डॉक्टर ने अनफिट किया है तो आप अनफिट हो जाओगे। ये साफ साफ गाइडलाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो चेस्ट, चेहरा, चेहरा पे यदि कोई हड्डी कटी हुई है, हड्डी टूटी हुई है, या हड्डी गायब है, या लग रहा है कि चेहरा दबा हुआ है, अलग सा है, जो एक नॉर्मल चेहरे से अलग दिखता है, अगली टाइप का चेहरा दिखता है, थोड़ा बदसूरत टाइप का। बदसूरत मतलब शकल कलर पे मत जाना, बदसूरत समझ रहे हो, जैसे किसी का क्या ऑपरेशन हो जाता है, ये कट गया है एक्सीडेंट में ये, तो उसकी वजह से इसका जो शेप है वो एकदम अलग हो जाता है, बेकार सा लगता है। तो उस तरीके का ये सब नहीं चलेगा। भले उसका हर चीज़ सही है पर फेस ये सब इस तरीके का है, डैमेज है, नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सब नहीं चलेगा। अब देखो छाती, पिजन, चेस्ट वगैरह ये सब आपका नहीं चलेगा इस तरीके का। एक नॉर्मल वेल डेवलप्ड होना चाहिए, हर चीज़ सही तरीके से विकसित होना चाहिए। उंगली है, सभी की उंगली, सभी उंगली आपको बराबर ये ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये उंगली छोटी सी रह गई, समझ रहे हो। हर चीज़ एक नॉर्मल इंसान की तरह होना चाहिए, पूरा मूवमेंट प्रॉपर होना चाहिए हाथ का। ऐसे ऐसे घुमवाएगा, यूं यूं करवाएगा, ऐसे ऐसे करवाएगा, हर चीज़ हर तरीके से मूवमेंट करवाएगा। पैर से मूवमेंट कराएगा, उठक बैठक कराएगा, जंप कराएगा, हर तरीके से आपका जॉइंट को चेक करता है कि आपका जॉइंट सही है नहीं है। कैरिंग एंगल चेक करता, भी मैं आऊँगा कैरिंग एंगल पे। अब देखो तो दोस्तों, अब आ जाओ हम लोग कैरिंग एंगल। ये बहुत सारे हमारे दोस्तों का पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कैरिंग एंगल का, सर क्या है। देखो दोस्तों, कुल मिला के बात ये कहता हूँ, यदि तुम्हारा हाथ टूटा नहीं है बचपन में कभी भी, यदि तुम्हारा हाथ बचपन में कभी भी नहीं टूटा है तो बहुत ज़्यादा कम चांस है कि तुम कैरिंग एंगल में छटोगे, भले तुम्हारा एंगल ऑफ डिग्री कितना भी ज़्यादा हो। अब सुनो, जनरली देखो क्या है, मेडिकल गाइडलाइन में लिखा है 10 से 15 डिग्री तक मेल में होता है और 15 से 20 डिग्री तक नॉर्मल है लड़कियों में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बियॉन्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसके बियॉन्ड में भी एक्सेप्ट। अब देखो ये कैसे नापते हैं, तो देखो ये शरीर है ना, एक इसका अपना एक्सिस है, ये इसका अपना अक्ष है, एक यहाँ पे स्केल डाल दो, एक यहाँ पर स्केल डाल दो, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कैरिंग एंगल कहलाता है। यदि ये एंगल 5 से 15 डिग्री नॉर्मल माना जाता है, 5 से 15 डिग्री नॉर्मल मेल और फीमेल दोनों में, इसके बीच में पाया जाता है तो ले लेते हैं। लेकिन जनरली गाइडलाइन के हिसाब से 10 से 15 डिग्री माना गया है। 10 डिग्री से कम है, देखो मैं दोनों बात कह रहा हूँ, 5 से 15 माना जाता है ऑफिशियली, पूरी दुनिया में यही माना जाता है। 5 डिग्री से कम यदि है, क्या है, 5 डिग्री से यदि कम है, 5 डिग्री से कम है तो यह है क्यूबाइटस वेरस। क्यूबाइटस वेरस हाथ अंदर की तरफ है, मुझे इसके लिए अनफिट कर दिया था। एक होता है क्यूबाइटस वेलगस जो 15 डिग्री से ज़्यादा है, तो वो वेलगस होता है। उसका क्या है, ये हाथ चिपकने लग जाता है यहाँ ऐसे, तो ये क्या है, ऊपर रस्सा चढ़ने में दिक्कत होती है उसको, ठीक है। तो और हाथ टूटने का भी ज़्यादा डर बना रहता है। लेकिन दोस्तों ये साफ साफ आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि यह दिक्कत कैरिंग एंगल का उन्हीं लोगों को होता है जो कि कभी हाथ टूटा और गलत तरीके से हील हुआ है, सही तरीके से बैठा नहीं हड्डी, या गलत ट्रीटमेंट की वजह से, तभी ये होता है, समझ गया। तो इस चीज़ को लेकर के आप बाद में ये भी कर सकते हो, तो चिंता नहीं करो, कैरिंग एंगल को लेकर के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यदि आपका हाथ बचपन से कभी टूटा नहीं है तो आपको अनफिट होने का चांस 0.01% है, समझ गए। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब भाई अब अगर 25 डिग्री है एंगल, थोड़ी होगा, 20 डिग्री 22 डिग्री तक के लिए आप फिट हो सकते हो, 22 डिग्री तक फिट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कम से कम में वायरस वालों को तो सोचना ही नहीं है हाथ यदि नहीं टूटा है। लेकिन टूट करके देखो, वायरस जनरली उन्हीं को होता है जिसका हाथ टूटा हुआ रहता है, गलत तरीके से हील होता है हाथ। यदि टूटा हुआ है और आपका एंगल इसके बीच में भी है, समझ गए, नॉर्मल एंगल के बीच में भी है, तब भी आपको अनफिट किया जा सकता है यदि हाथ टेढ़ा सा लगेगा उसको, समझ रहे हो बात को। ये मत सोचना कि आपका इतना है तो आपका हाथ नहीं टूटा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका हाथ जिसका टूटा था वो टेंशन में आ जाए। आपका हाथ नॉर्मल एक इंसान की
तरह होना चाहिए, ये डॉक्टर को देख के पता लग जाएगा। ये जो मीटर आप देखते हो गोनियोमीटर, इसका काम सिर्फ ये रहता है कि ये ऊपर-ऊपर बता देता है कि एंगल गड़बड़ है, इसका मतलब इसके हाथ में कोई कमी है, इसको स्पेशलिस्ट के पास भेजना चाहिए, इसलिए वो आपको डीएमई में अनफिट कर देगा। और जब आप प्री मेडिकल में जाओगे तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, उसके बारे में पढ़ता है और आपको करके भेज देता है। कई लोगों का ये होता है कि सर ईसीजी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, आपका बस बीपी नापा जाएगा। क्या है? बीपी मापा जाएगा। बीपी नापा जाएगा तो आपको दोस्तों नॉर्मल आना चाहिए, 80, 120, 60 और 100 तक एक्सेप्टेड है, समझ गए? 100 उधर, 100 और 140 तक एक्सेप्टेड है। मतलब 20-20 का कंसेशन, 20 इधर 20 उधर, ये कंसेशन मिलता है। इससे यदि कम है तो आपको 2-3 बार ही चेक किया जाएगा। जो 2-3 दिन आप रहते हो तो डॉक्टर बार बार आपको बुलाएगा, हो सकता है नर्वसनेस के कारण बीपी बढ़ जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आपको अनफिट कर देगा। यदि इससे ज़्यादा आपका आएगा या कम आएगा तो आपको अनफिट कर देगा। आप जाओगे री मेडिकल में। जब री मेडिकल में जाओगे तो डॉक्टर इससे रिलेटेड जांच करेगा, ईसीजी कराएगा। ईसीजी में डॉक्टर यदि संतुष्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो इको कराएगा। तो बहुत तरह का टेस्ट बढ़ जाता है री मेडिकल में, क्योंकि स्पेशलिस्ट है, उसको पता करना पड़ता है। उसको अपने ऑब्जर्वेशन में भी रख सकता है, 4-5 दिन अस्पताल में भी ऑब्जर्वेशन में रखवा सकता है। हमारे साथ के दोस्तों को रखा गया है, बहुत परेशान हुए थे बीपी वाले, इसीलिए नॉर्मल रहिएगा, डरिएगा नहीं, वो आपको खा नहीं जाएगा, ठीक है? अब अगला देखो दोस्तों, नोकनी। देखो नोकनी यही होता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। जनरली कहा जाता है कि आप जब सावधान खड़े होते हो, सावधान की जो स्थिति होती है इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना करके, तो आपका जो घुटने हैं वो घुटने सटने नहीं चाहिए, उसके बीच से स्केल पार हो जाना चाहिए। तो इसको देखने का डॉक्टर का अलग अलग जरिया है। बहुत पहले क्या है, यही चेक कर लेते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, डॉक्टर आपको लेटा देंगे, लेटा करके आगे का दोनों थंब, ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये और ये, इसका तो चिपक नहीं पाएगा क्योंकि देखो यहाँ पे इसको नोक नहीं है। ये जनरली आपको चिपकाने को कहते हैं, और चिपकाने के बाद ये वाला जो स्केल है ये इसके बीच में रखते हैं। याद रखना, ये 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का गैप है तो आपको अनफिट कर देगा, ठीक है? 8 सेंटीमीटर तक आपको री मेडिकल में जब आप जाओगे तो आपको 8 सेंटीमीटर तक ले लेते हैं। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि जिसको इससे ज़्यादा है वो अनफिट ही है दोस्तों। उसके बाद जब आप जाओगे री मेडिकल में तो डॉक्टर आपका एक्सरे करेगा, बिल्कुल ऐसा ही आपका हड्डी से रिलेटेड जो भी दिक्कत के लिए अनफिट हो गए, डॉक्टर एक्सरे या जो जांच लगेगा उसको वो कराएगा। और डॉक्टर यदि स्पेशलिस्ट है तो वो ये गाइडलाइन के हिसाब से नहीं देता है, उसको लगेगा कि इसकी वजह से इसको भविष्य में एक फौजी बनने में दिक्कत नहीं आएगी, उसको लगेगा, वो इस बात से संतुष्ट होगा तो वो आपको फिट कर देगा। जब फिट कर देगा तो आप आ जाओगे फौज में। तो ऐसा नहीं है कि ये 6 सेंटीमीटर है इतना रहेगा, ये एक पैरामीटर है। तो जो फाइनल जो मेडिकल जो जैसे स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे तो वो स्पेशलिस्ट जब ओपिनियन दे देगा कि हाँ भाई ये इसको इस वजह से फौज में दिक्कत नहीं आएगी, ओपिनियन में लिख के दे देगा, तो डॉक्टर आपको फिट कर देते हैं, अनफिट नहीं करते, ठीक है? तो ये मत सोचना कि इससे नापेगा ये तो हम अनफिट ही हैं। कई लोगों का पैर चिपकता भी होगा, वो डरते होंगे। ऐसा नहीं होता कि चिपक रहा है तो आपको नोकनी की वजह से छांट ही देगा। वहाँ जब आप जाओगे उसको जांचने का अलग अलग तरीका है। डीएवी में अनफिट कर देगा। री मेडिकल में जब आप जाओगे, री मेडिकल में आपका एक्सरे करेगा पैरों का, उसके बाद डॉक्टर को लगेगा कि फौज में इस वजह से इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो फ्लैट फुट। देखो दोस्तों, फ्लैट फुट से भी रिलेटेड समस्या है लोगों को। फ्लैट फुट आप देख लो यहाँ पर, देखो यहाँ पे, देखो इससे पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं, अब यहाँ तक आप आ गए हो तो जिन लोगों ने इतने तक सब्र किया है उन सभी लोगों के लिए एक अच्छा मेरे पास ऑफर है। देखो आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ मेरे पास है हिंदी का, जो मैंने फॉलो किया था। आपको बता दूं मैं टोटल आउट ऑफ 100 में 92 मार्क्स लाया था, जिसमें देखो मुझे पता है कि मैथ सभी बनाते हैं, रीजनिंग सभी बना लेंगे, और आजकल जो क्लरिकल एप्टीट्यूड है वो इज इक्वल टू रीजनिंग ही है, तो ये भी सभी बना लेते हैं। आप में रोल प्ले करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में एक तो कंप्यूटर और एक करेगा हिंदी या इंग्लिश। तो जिसकी इंग्लिश है तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास इंग्लिश का कोई उपाय नहीं है फिलहाल, लेकिन दोस्तों मेरे पास हिंदी का उपाय है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास ऐसा पीडीएफ है, मैं जो 2-3 किताब से पढ़ के गया था। आपके एग्जाम में ऑप्शन सहित लड़ जाएगा, नहीं लड़ेगा तो मुझे बताना। ये पीडीएफ मेरे पास है, ऑप्शन सहित परीक्षा में सवाल आएगा, इससे देख लेना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको बस इसको रट के बैठ जाना है। एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, आपको लगता है आप 1000 मुहावरे पढ़ लोगे और एग्जाम में एक मुहावरा देगा, बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना। क्यों ना हम 200 मुहावरा ऐसा पढ़े जिसमें से पक्का है कि एक मुहावरा आ जाएगा, तो आप उसको जरूर बना लोगे। ऐसा ही दोस्तों मैंने पीडीएफ एकदम ये करके रखा हुआ है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप ब्राइट पब्लिकेशन के ऐप में जा सकते हो। ब्राइट पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उसमें जाना, रजिस्टर करना, ई बुक
बुक में जाना, ई बुक में से जा कर के आप परचेज कर सकते हो, 50 रुपया प्राइस है। टेस्ट पास के लिए पूछेगा, टेस्ट पास मत लेना, कोई काम का आपके फ़िलहाल अभी नहीं है। जो क्लियर कट बात है वो है, अभी फ़िलहाल आपके काम का नहीं है। देखो, फ्लैट फीट जाँचने के लिए दोस्तों जनरली आपको क्या है, पानी में चलाते हैं, पानी में पैर रखवा के और आगे चलाएँगे। आप चलोगे वो दाग देख लेगा, ठीक है? वो इस तरीके का दोस्तों दाग बना रहेगा, मतलब फ्लैट फीट है। इस तरीके का दोस्तों यदि दाग बना रहेगा, तो मतलब वो सही है, ठीक है ना? इस तरीके का आपका दाग बना रहेगा तो सही है। और देख लो इस तरीके से, फिर भी ऐसा नहीं कि आपका इस तरीके का है, चपटा है तो छाँट ही देगा। देखो इस तरीके से घुटने पे भी कराते हैं, इस तरीके का कर्व बनता है तो आपको ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि स्किन अनफिट करते, बहुत कम बच्चे अनफिट होते हैं इसमें। जीडी की मैं बात नहीं कर रहा, जीडी का वीडियो भी मत देखना। अब देखो, ये जो है ना पैर, ये भी क्या एक तरीके का बो शेप्ड है, तो ये नहीं होगा, ये अनफिट होगा, ये फिट है। देखो सबसे बड़ी चीज़, ये टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अनफिट करता है डॉक्टर। तो देख लो ये नॉर्मल होना चाहिए, स्पाइन ये सब होना चाहिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, ये देखो पैर में कई लोगों का क्या है, ये दोनों उँगलियाँ चिपकी रहेंगी या ये दोनों चिपके रहेंगे आपस में, तो ऑपरेशन करा के दोनों को अलग करा लो, यदि हड्डियाँ अलग-अलग हैं तो। अब बचपन से दोनों हड्डियाँ भी चिपकी हुई हैं तो उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन मान लो कि यदि ये चिपके हुए हैं उँगली, हमारे साथ का था एक लड़की थी हमारे साथ की, उसके साथ हुआ, ऑपरेशन करा लिया उसने, ठीक थी और वो सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आपको करना है, देखो इस तरीके का कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो नहीं तो आप अनफिट हो जाओगे। ये सब है तो आप अनफिट हो ही हो। इसमें कोई उपाय नहीं है, इसका कोई भी उपाय नहीं है। ठीक है? अगला देखो, ये देखो दोस्तों, ये सब आप जो देख रहे हो वेरिकोज़ वेन है। देखो कई लोगों का नस दिखता है, पर नस दिखने का मतलब नहीं है कि वो वेरिकोज़ वेन ही है। देखो वेरिकोज़ वेन अलग दिखता ही है, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है तो ये सही चीज़ नहीं माना जाता है। ख़ास करके हाई एल्टीट्यूड पे जो काम करते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा लड़के दोस्तों छँटते हैं किस-किस चीज़ में, वो अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, देख लो बता ही देता हूँ। सबसे ज़्यादा लड़के दोस्तों आँख में, और इसमें जो अनफिट हो गया समझो कि उसको री-मेडिकल में भी फिट होने का चांस बहुत कम है। वो समझो अनफिट ही होगा, चाहे कलर विज़न हो, चाहे डिस्टेंट विज़न के लिए हो, उसका दोस्तों चांस बहुत कम है। दूसरा, एक टैटू के लिए लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अनफिट होते हैं। तीसरा, देखो कैरिंग एंगल या नॉक नी ये सब होता है, लेकिन दोस्तों अब ये नहीं आते उतने लड़के, अब बहुत रेयर हो गया, नहीं है। हमारे ग्रुप में तो नहीं थे, सिर्फ मैं 3 लोग थे, हम लोग 69 लोगों में से 3 लोग थे जिसको ये था, बाकी 17-18 लोग थे जिसको टैटू का प्रॉब्लम था, 26 लड़के थे जिसको आँखों का दिक्कत था। तो आँख में तो दोस्तों, जबकि इसमें से कई फिट हो गए, उन्होंने लेज़र करा रखा, फिट हो गया था वो। अब देखो यहाँ से टैटू हो गया, कैरिंग एंगल हो गया, इन सब में, और सबसे ज़्यादा दोस्तों बॉडी वेट में होता है, सबसे ज़्यादा बॉडी वेट में। मैं बता रहा हूँ, आपका वज़न परफेक्ट होना चाहिए। एक चार्ट है उसमें दिया गया है, आपका एज लिखा हुआ है, इतना हाइट लिखा हुआ, उस हिसाब से आपका वजन इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों अभी मेरे शरीर पे मत जाओ, अभी तो मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा पुराना वीडियो देख लो, आज से 1 साल पहले का। उस वीडियो में पतला हो गया था, क्यों? क्योंकि मेरा 91 केजी था वेट, ठीक है? मैंने अपना वेट डीएमई के लिए, डीएमई में, इसमें अनफिट नहीं हुआ था मैं, 69 किया था मैंने अपना वेट। कैसे किया था यदि आप चाहते हो तो मैं बता दूंगा। मैं बताऊंगा दोस्त, वेट कम करो, वेट कम करोगे नौकनी अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, नौकनी की दिक्कत यदि है, वेट कम करो अपना, मैं बता रहा हूँ आपकी आधी समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। वजन कम कर लो भैया, वजन इस चार्ट के हिसाब से आप 5 प्लस कर सकते हो, 5 प्लस या 5 माइनस तो नहीं चलता है, 2-3 किलो माइनस चल जाता है। कम से कम वजन 60 किलो होना ही चाहिए, इससे कम है तो भैया केला उला खा करके वजन बढ़ा लेना अपना। और नहीं तो ये देखो चार्ट के हिसाब से ये वजन आपका इतना उम्र होना चाहिए, उम्र का ग्रुप देख लेना, अपना इधर से देख लेना हाइट, और उस हिसाब से अपना वेट देख लेना। इससे ज़्यादा 4-5 किलो ही ज़्यादा माना जाएगा, लेकिन कोशिश करना इस चार्ट के अनुसार ही अपना वजन रखे, इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 5 किलो तक का कंसेशन दे देते हैं वो, ये लड़कियों के लिए है, सेम है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों यही पे अब इसके साथ समाप्त होता है। देखो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी अपना बहुत अच्छा स्कोर करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी वाला जो है पीडीएफ को परचेज कर लो, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, कुछ पैसे मुझे भी मिलेंगे। तो ये है करके, तो 50 रुपया, ये ज़्यादा नहीं है उसका फ़ी, इतना तो खर्च कर सकते हो कि नौकरी के बाद इतना लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, ठीक है?
तो इतना तो कर ही सकते हो, तो मैं इतना मैं चाहूँगा और उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों मिलते हैं, यदि और भी इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे बेशक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो। धन्यवाद दोस्तों।